हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एटीज़। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का जो बाकी का पार्ट बच गया है, इसका हमने पहला पार्ट कर लिया है। ये क्लास 8 की एनसीईआरटी चल रही है पॉलिटी की, तो हम आगे इसको कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो पहले वीडियो में हमने जो इसका पहला पार्ट आया था, उसमें हमने ये देखा था बेसिकली कि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, और कॉन्स्टिट्यूशन इसमें जैसे एग्जांपल दिया था साउथ अफ्रीका का, इसके बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। ये देखिए, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, इसमें साउथ अफ्रीका के बारे में बताया गया था कि वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड फील हुई। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में अब देखने वाले हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब तक तो हमने साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम से साउथ अफ्रीका में थी, प्रॉब्लम इंडिया में भी कहीं ना कहीं इक्वली थी। इसी वजह से जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाना भी बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क था। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड द डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर। ऑफ कोर्स, देखिए जैसे जितनी ज़्यादा जहाँ पर डाइवर्सिटी है हमारी जैसी कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में, तो वहाँ के लोगों को यूनाइट करने के लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार करना, इट वाज सच अ डिफ़िकल्ट टास्क। एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस At that time, the people of India were emerging from the status of subject to that of citizens. The country was born through the partition on the basis of religion differences. देखिए, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था बेसिकली, कब तक क्या हो चुका था, जो इंडिया और पाकिस्तान है वो अलग हो चुका था। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का पूरा अच्छे से सेपरेशन हो गया था। तो लोग अभी भी उसी ट्रॉमा से निकल रहे थे। ठीक है, कि अब क्या आ गया, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आ गई। 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए दोनों तरफ से। ठीक है, द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। देखो, जब हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस हुई थी ना, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बेसिकली 3 ऑप्शंस दिए थे इंडिया को, इंडिया के स्टेट्स को। पहला था कि इंडिया के साथ मर्ज हो जाएं, दूसरा था पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाएं, और तीसरा था कि वो इंडिपेंडेंट रहे, मतलब कि अपना स्वतंत्र राज्य बनाएं। फाइन, तो अब क्या है, द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वाज अ डिफ़िकल्ट एंड वाज अनसर्टेन टास्क। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट look as secure as it does today. The makers of the constitution had anxieties about present and the future of the country. देखिए, ये एक अभी जैसे मैंने बताया तो इतना डिफ़िकल्ट टास्क था ये उनके लिए, और दूसरा ये उनका उस टाइम का जो प्रेजेंट चल रहा था, वो जो टाइम था वो तो डिफ़िकल्ट था ही, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी उनके मन में, जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, उनके अंदर एक एंजाइटी थी। ठीक है, अब आते हैं द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्पाइट ऑल द डिफ़िकल्टीज, द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, unlike South Africa, they did not have create a consensus about what a democratic India should look like. Much of the consensus has evolved during the freedom struggle. One national movement was not merely a struggle against a foreign rule. It was also a struggle to regenerate our country and to transform our society and politics. There were sharp differences of the opinions within the freedom struggle about the path India should take after independence. देखो, उस टाइम अगर देखो इतने सारे लोग एक चीज़ को बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली सबके अपने अपने आइडियाज़ होंगे। किसी एक इंसान का अपना आइडिया होगा, दूसरे का अपना होगा। तो इस तरीके से भी बहुत सारी ये भी एक अलग तरीके का स्ट्रगल फेस करना पड़ा। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे। देखिए, ये चीज़ आज भी कहीं ना कहीं, जैसे हमारे यहाँ पे कोई लॉ बनता है, कोई रूल बनता है, तो वो रूल राज्यसभा पास कर दे, लोकसभा पास कर देते तो राज्यसभा को प्रॉब्लम हो जाती है।
और दोनों हो जाते हैं तो फिर हमारे अपोजिशन को कोई ना कोई क्वेश्चन रेज कर देती है। तो ये सब क्या है, ये सब एक डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं वहाँ पे। एज फार एज बैक अब 1928 की बात देखें तो जो मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। In 1931, the resolution of Karachi session of Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. तो ये सब कब इस बारे में बात की गई, 1931 में बात की गई थी, वो भी कराची सेशन हुआ था जब INC का, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब ये सेशन हुआ था तब ये बात रखी गई कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा दिखना चाहिए। Both these documents were committed to have inclusion of universal adult franchise, right to freedom and equality, and protecting the rights of minority in the Constitution of Independent India। देखो इन 3-4 बातों का बहुत स्पेशली ध्यान रखा गया। क्या था, पहला क्या था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो 18 हैं, 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उन्हें वोट करने का राइट मिलेगा, फ्रीडम का राइट मिलेगा, इक्वलिटी का राइट मिलेगा, और जो मिनॉरिटी के जो लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो सम बेसिक वैल्यूज़ वर एक्सेप्टेड बाय द लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली met to deliberate on the constitution. The familiarity with the political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. The British rule had given voting rights only a few, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सिर्फ कुछ ही लोगों को वोट करने का राइट दिया था, ठीक है, सभी को उस टाइम पे वोट करने का राइट नहीं था। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात रखी गई है कि सभी को वोट करने का राइट दिया जाएगा। अब आता है दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बट द एक्सपीरियंसेस गेन्ड बाय द इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप its own institutions and working in them. This is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935. देखिए ये सब एक्ट के बारे में बताया हुआ है, ये इसकी ना डिटेल वीडियो मैं कभी बाद में बनाऊंगी, इसमें जिसमें कि सारे जो हमारे इंडियन एक्ट जो बिफोर इंडिपेंडेंस से के जो है, जो हमने अडॉप्ट किए हैं, उनके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। दीज आर रियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट्स, फाइन। तो ये सारे एक्ट ना हिस्ट्री में भी हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अब आता है हमारा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखते हैं कि जो हु एंड देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया किसने है, कौन कौन थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प की है। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट called the constitution was done by an assembly of elected representatives called the constituent assembly। तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट किसने किया है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन लोग हैं कि जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, जो उस टाइम पे जितने लोग थे, जितने लोगों को इलेक्ट किया गया था, उन सब ने मिलके क्या बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी। Elections through the Constituent Assembly were held in the July 1946। और इसके लिए भी क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे, और इसकी पहली मीटिंग हुई थी 1946 में। Soon after the country was divided into India and Pakistan, the Constituent Assembly was divided into Constituent Assembly of India and that of Pakistan। तो देखो इसको इसमें डिवाइड कर दिया गया था। The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949। तो अब जो हमारी असेंबली थी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, वो उसको अडॉप्ट किस दिन किया गया था, 26 नवंबर को किया गया था। एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। और इसको अडॉप्ट कब किया गया था, कब इसको इफेक्ट में कब आया, ये 26 जनवरी 1950 में आया था, जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं।
Why should we accept the Constituent Assembly made by this assembly more than 6 decades ago? देखिए ये सब क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, आपके माइंड में भी ये सब चीज़ें आनी चाहिए जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा क्वेरी आपके माइंड में आएंगी उतना आप चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश कर पाएंगे। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups और political parties। देखो बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या हुआ कि जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोबारा लिखा गया, क्योंकि हर एक कंट्री में जो बेसिक रूल्स है वो फॉलो नहीं किए गए थे। इन सम अदर कंट्रीज़ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर। बहुत सारी कंट्री में क्या हुआ था कि सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके का सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा समझ के रखा गया कि सिर्फ लिख दिया है, अब इसको फॉलो करो चाहे मत करो। अब आता है सेकेंड रीज़न, यहाँ पे आता है कि फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट करती थी? हमारे इंडिया के लोगों को, पीपल ऑफ द इंडिया, ठीक है। देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम। जैसे कि मैंने बताया ब्रिटिशर्स ने सबको राइट नहीं दिया था वोट करने का, तो उस टाइम पे क्या किया गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी वहाँ पे। तो जब सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो अब देखो सब लोग के पास तो वोट करने का राइट था नहीं। फॉर एग्जांपल 100 लोग थे, 100 में से 50 लोगों ने ही, ये मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल नंबर बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ 50 लोगों ने चूज़ किया था। जो कुछ ही लोग थे उन्होंने ही क्या किया था, इलेक्ट किया था, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और इन सब ने मिलके क्या बनाई थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। और इस असेंबली ने क्या किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। किसको फ्रेम किया था? कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। अब आते हैं, इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। और इसको इलेक्ट किसने किया था? मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब आता है इसमें, द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। But the Congress itself included a variety of political groups and opinions. In social terms too, the assembly represented members from different languages, groups, caste, class, religion and occupation. तो वहाँ पे असेंबली में क्या था कि बहुत सारे, देखो जैसे अभी हमें पता ही है कि हमारी कंट्री में शुरू से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रही है, तो इसको देखते हुए वहाँ पे जो असेंबली के मेंबर्स थे वो अलग अलग लैंग्वेज के लोग थे वहाँ पे, ठीक है, अलग अलग कास्ट के लोग थे, क्लास के लोग थे, रिलीजन के थे और ऑक्यूपेशन के थे। अब आता है फाइनली, द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव द सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन ए सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर, ठीक है। ये सब ओपनली किया गया, किसी भी तरीके का कुछ भी हाइड नहीं रखा गया, कुछ छुपाया नहीं। फाइन। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड। सबसे पहले क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले बेसिक प्रिंसिपल्स को एक तैयार किया गया कि हमें, देखो एक चीज़ होती है ना कि हमें, देखो हम जैसे ना, इसको आप इस चीज़ से समझो, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में हम गए तो उसमें क्या है, एक उनके मेन्यू में फॉर एग्जांपल 50 आइटम्स हैं, 50 आइटम्स 50 डिशेज़ हैं जो वो लोग सर्व करते हैं। लेकिन उनका क्या है, उनका जो रूल है उस रेस्टोरेंट का, वो ये कहता है कि हम जो है वो ड्रिंक्स जो है वो तो हम सर्व करेंगे ही करेंगे, आप खाना खाओ मत खाओ, ठीक है, वो ड्रिंक्स सर्व करेंगे, ठीक है, और स्वीट्स सर्व करेंगे। तो ये क्या है, ये उनके क्या है, ये एक तरीके के बेसिक प्रिंसिपल हैं कि ये तो होगा ही होगा। आप यहाँ पे आके कुछ आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आके अगर एक चीज़ भी ऑर्डर करते हो तो आपको ये चीज़ मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये सब क्या है, ये उनका बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। आप कहीं पे जाके देखते हो ना कि कहीं पे कुछ पार्क में कहते, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं, दिल्ली में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे क्या है, वहाँ पे हाइजीन, आप अगर खाना छोड़ते हो तो आपसे फ़ाइन लिया जाएगा। तो ये उनके क्या है,
बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, एक तरीके के तो ना एटिकेट सेट किए हुए हैं उन्होंने। तो इससे क्या होता है, जो खाना वेस्ट नहीं होता है, ठीक है, लोगों को खाने की इम्पोर्टेंस पता चलती है। तो इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सब क्या देखा गया कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स तो होंगे ही होंगे। उसके बाद एक कमेटी ड्राफ्ट करी गई जिसको चेयर किसने किया, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन के लिए। सॉरी, मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड। देखो कितनी बड़ी बात है, 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए। हम जैसे कोई कॉपी में करेक्शन करते रहते हैं ना कि ये अच्छा नहीं लगा, ये बेकार बना है, ये बेकार बना है, तो ये देखो उन्होंने ये चीज़ कितनी बार करी है, 2000 बार करी है। तो कितना हार्ड वर्क इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे लगा है। द मेंबर्स डेलिब्रेटरी 100 फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 years। ठीक है, ये एक दिन में नहीं बना है, कितने बहुत ज़्यादा 3 साल लगे हैं इसको बनाने में। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बिन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड। ठीक है, जो भी कुछ वहाँ बोला गया सब कुछ क्या उसको रिकॉर्ड करा गया, उसको प्रिजर्व करा गया। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। अब आता है हमारा गाइडिंग वैल्यूज ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस बुक वी शैल स्टडी द मतलब हमारी जो गाइडिंग वैल्यूज़ है वो क्या रही हैं बेसिकली। एट दिस स्टेज द ओवरऑल फिलोसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट, वी कैन डू दिस इन 2 ways. Some of our major leaders on our constitution, but it is equally important to read what the constitution says about its own philosophy. देखो एक होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो बना रहे हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की एक अपनी फ़िलॉसफी है। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि ये हमारी फ़िलॉसफी है, ठीक है, ये चीज़ हम फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो इस तरीके से दिस इज़ तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ़िलॉसफी है वो हमें कहाँ मिलती है, वो हमें मिलती है प्रीएम्बल में। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। इस देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नेक्स्ट पेज पे दिया भी हुआ है हमारा। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, बहुत अच्छा लिखा हुआ है ये, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद। सम ऑफ यू हैव नोटिस द नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी। अब आप ये सोचोगे कि जितने सारे हम लोगों के बारे में बात करते हैं, हमने डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में बात करी है, तो अभी तक गांधी जी का नाम कहीं क्यों नहीं आया। कि हमने इतना गांधी जी के बारे में पढ़ा है कि गांधी जी ने इतना कुछ हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में इतना उन्होंने हमारे लिए किया, लेकिन उनका नाम क्यों नहीं आया। क्यों? क्योंकि ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका विजन फॉलो किया गया। फाइन, उनकी जो मैगज़ीन थी यंग इंडिया 1931 में उन्होंने लिखी थी, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प ली गई। द ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज़ एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वॉज शेयर्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर हु प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सबसे बड़ी बात हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो कही थी वो थी इनइक्वालिटी को ख़त्म करना। ठीक है, ये सबसे बड़ा की रोल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। बट ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज़ कुड बी रिमूव्ड। उनके अंदर एक अलग ही तरीके का वो था कि कैसे इनइक्वालिटी को रिमूव किया जाए। और उनकी बहुत बार गांधी जी से क्या होते थे, जो उनके विचार थे वो बहुत ज़्यादा गांधी जी से क्लैश हो जाते थे, उनकी बहस हो जाती थी। ठीक है, तो फाइनली लेट अस टर्न टू द जवाहरलाल नेहरू गिविंग फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, हमारे जवाहरलाल नेहरू ने ये स्पीच दी थी। तो अब हम इसमें देखेंगे द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें हमारी फ़िलॉसफी क्या है। फ़िलॉसफी पढ़ने से पहले ना आप लोग ये देखिए, इसमें ऊपर से मैं और ऊपर लेके चलती हूँ आपको थोड़ा। देखिए जितने भी यहाँ पे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर इसमें बताए गए हैं, देखिए पहले नाम है यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये क्या थे, ये गुजरात मिनिस्टर थे। गुजरात होम मिनिस्टर थे ये। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इन द इंटरिम गवर्नमेंट।
लॉयर एंड द लीडर ऑफ बारदौली पीजेंट सत्याग्रह, ये जो बारदौली सत्याग्रह थे वहाँ के वो उनके लीडर थे ये। फाइन, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किए थे टू द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन प्रिंसले स्टेट, जो प्रिंसले स्टेट से उनको एक साथ लाने में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया था। अब आता है अब्दुल कलाम आज़ाद। इनका बॉर्न हुआ था सऊदी अरेबिया में, एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है, और स्कॉलर थे ये, अरेबिक में कांग्रेस लीडर थे ये, एक्टिवली नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, अपोज थे ये मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स के, ठीक है, और बाद में क्या बन गई, एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट यूनियन कैबिनेट। ये जो हमारी पहली यूनियन कैबिनेट बनी थी उसमें ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। अब आता है टी कृष्ण कर्मचारी। तो ये इस तरीके से बहुत सारे इसमें दिए गए हैं, आप इनको एक बार खुद से पढ़िएगा। कुछ मैंने बता दिए हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद के बारे में बता दिया है, ठीक है, यहाँ पे पीसी मुखर्जी के बारे में दिया हुआ है, दुर्गाबाई देशमुख जी के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे बलदेव सिंह के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट आता है इसमें देखिए ऐसे BR अम्बेडकर के बारे में दिया गया, कन्हैया लाल जी के बारे में दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सोमनाथ लाहिरी। तो इन सब के बारे में भी आप पढ़िएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके का फैक्ट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ने। अब आता है फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब द वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट एंड फॉर्म्ड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब जो हमारा प्रिएम्बल है वो क्या होता है, इसने जो अब एक नींव रखी है हमारे यहाँ इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसकी नींव किसने रखी है, हमारे प्रिएम्बल ने रखी है। और इन सब के जो एक तरीके के कहते हैं ना वैल्यूज़ जो जहाँ पे मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, हमें प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं। इस जो प्रिएम्बल है वो क्या करता है, गाइड करता है, दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हैं वो सब गाइड कौन करता है, प्रिएम्बल करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन्स विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज़, दिस इज़ कॉल्ड द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इंस्पायर की मतलब हमने लिया कहाँ से है, ये अमेरिकन मॉडल से लिए हमने लिया है। हम किससे इंस्पायर हुए थे, अमेरिकन मॉडल से इंस्पायर हुए थे। मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रिएम्बल। बहुत सारी ऐसी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किससे स्टार्ट करते हैं, प्रिएम्बल से स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम ऑन द डेमोक्रेसी, ठीक है। It contains the philosophy on which the entire constitution has been built. It provides a standard to examine and evaluate any law and action of the government to find out whether it is good or bad. It is the soul of the Indian constitution. ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी आता है, ठीक है, और जो स्कूल लेवल के बच्चे हैं वो भी इसके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है, आंसर लिख सकते हैं कि ये इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है। अब आता है हमारा इसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहले इसको हम रीड करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। इसमें 4 बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड दिए गए हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ड्रॉन अप दैन इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम एंड बाय अ किंग एंड एनी आउटसाइडर पावर। देखिए इसका मतलब ये है कि कोई राजा हमें रूल नहीं करेगा और कोई बाहर से आके हमें रूल नहीं करेगा, ठीक है। जो हमारी जो जितना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे मिलके बना है, हम लोगों से मिलके बना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर आता है हमारा सोवरन। सोवरन का मतलब होता है सुप्रीम, ठीक है, सर्वोच्च एक तरीके से कह सकते हैं। सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी बाहरी जो शक्ति है, जो पावर है, वो गवर्नमेंट को आगे डिक्टेट नहीं कर सकती कि उन्हें गवर्नमेंट के हमारे इंडिया के बारे में डिसीजन कैसे लेना चाहिए, ठीक है। फिर आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ द लैंड
एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो जो सोशलिस्ट है बेसिकली उसका मतलब क्या है कि सबको जो उनकी जो वेल्थ है वो सब क्या है इक्वली सोसाइटी में मिलनी चाहिए। फिर आता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब तो सबको पता ही है कि जो हमारे इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, उसका कोई भी एक नेशनल रिलीजन नहीं होना चाहिए। कोई भी एक रिलीजन फॉलो नहीं होगा कि जैसे कोई भी एक रिलीजन के पीछे हम कोई भी कानून बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं किया जाएगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वली रिस्पेक्ट दी जाएगी। फिर आता है डेमोक्रेटिक। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि सबका पॉलिटिकल राइट होगा। ठीक है, और इलेक्ट देयर रूलर्स, द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स। फिर आता है इसमें रिपब्लिक। रिपब्लिक आता है द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन, कि जो ऐसा नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा। इसमें क्या होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, जो इलेक्ट करके जाएगा। फिर आता है जस्टिस। जस्टिस तो पता है सबको, न्याय मिलेगा सबको। ठीक है, किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर। ठीक है, कोई भी सोशल इनइक्वालिटी नहीं होगी, उसको रिड्यूस किया जाएगा। गवर्नमेंट सबके वेलफेयर के लिए काम करेगी, स्पेशली टू द डिसएडवांटेज ग्रुप्स। लिबर्टी है, देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, सबको लिबर्टी मिलेगी, वो कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी कोई भी एक्शन कर सकते हैं वो। इक्वालिटी आता है, ये तो गला कि कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। फ्रेटर्निटी आता है, भाईचारा। ठीक है, नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर, कोई भी किसी को नीचा नहीं दिखाएगा। इसमें आता है कि जो सोशलिस्ट और सेक्युलर है वो बाद में ऐड किया गया। 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। ठीक है, पहले ये दोनों वर्ड नहीं थे, इसमें भी ये दोनों वर्ड बाद में ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। अब आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मैरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ एंड फिलोसफी। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट दीज अरेंजमेंट्स। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। ये हमें पता ही है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। देयरफॉर इट नीड्स टू अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। देखिए सीधी सी बात है, जैसे आपके फ़ोन में कोई ऐप होती है उसको अपडेट तो करना पड़ता है ना, तो इसी तरीके से भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपडेट रखना पड़ता है। दे डिड नॉट इट सेक्रेड स्टैटिक एंड अनऑल्टरेबल लॉ। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा नहीं है कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसको चेंज किया जा सकता है। और इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बोलते हैं इसको। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। इट डिफाइंस दैट हु विल हैव how much power to take such which decisions, and it put limits to what the government can do by providing some rights to the citizen that cannot be violated। ठीक है, तो ये सब इसमें चैप्टर में बताया गया है। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।